हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेज में स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग किंगडम फंजाई यानी जगत कवक के संबंध में अध्ययन करेंगे। कवकों के सामान्य लक्षणों के संबंध में अध्ययन करेंगे। फंजाई को सिंगुलरली फंगस कहा जाता है और फंगस शब्द सर्वप्रथम मशरूम के लिए प्रयोग किया गया था और मशरूम को आप छत्रक भी कहते हैं। The word fungus is derived from Latin word fungor, which means to flourish. This word was primarily used with reference to mushroom which develops over a night. यानी यह जो फंगस है यह लैटिन भाषा के फंगोर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू फ्लोरिश, फूलना फलना। और यह जो कवक होते हैं यह सामान्यतः छायादार नम स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। एलेक्सोपोलस और मिम्स नामक वैज्ञानिकों ने कवकों के वर्गीकरण और कवकों के अध्ययन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वैज्ञानिक एलेक्सोपोलस और मिम्स के अनुसार कवक पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित यूकैरियोटिक थैलोफाइट्स हैं, ज्ञात हैं। यानी कवकों के अब तक लगभग 5100 वंश और लगभग 1,10,000 जातियां ज्ञात हैं। हाँ, तो मैं आपको यह बताऊं कि जो कवक होते हैं यह पर्णहरित रहित होते हैं, यानी ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और जिस किसी भी पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते। तो कवक भी एक क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते। और जब यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि यह स्वपोषी नहीं होते हैं। तो जो कवक होते हैं वह प्रायः मृतोपजीवी होते हैं। कुछ कवक परजीवी और कुछ सहजीवी भी होते हैं। जो कवक होते हैं यह संवहन ऊतक रहित होते हैं, उसमें संवहन मंडल नहीं पाए जाते हैं। यह यूकैरियोटिक होते हैं, चाहे एक कोशिकीय कवक हों अथवा कवक जाल में बहुत सारे कवक सूत्र हों, वह सभी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यू मीन्स वेल डेवलप्ड और कैरियोटिक बना है लैटिन वर्ड कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित होता है। और कवक थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स, थैलस मीन्स सुकाय और फाइटस माने प्लांट्स, यानी यह सुकाए पौधे होते हैं। थैलोफाइट्स ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता है। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी दो लैटिन वर्ड से बना है। माइकिस मीन्स मशरूम और दूसरा है लॉजी। लॉजी जो बना है लोगोस मीन्स स्टडी, अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ मशरूम, कवकों का अध्ययन। मशरूम भी एक कवक है। तो माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कवकों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इसको माइसेटोलॉजी कहा जाता है।
पियर एंटोनियो मैकली नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने सन 1729 ईस्वी में नोवा प्लेनेटेरम जेनेरा नामक किताब लिखी, जिसमें कवकों की लगभग 900 जातियों का वर्णन है। पियर एंटोनियो मैकली इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। और जब बात यह होती है कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो उसमें नाम आता है E.J. बटलर का। E.J. बटलर नामक वैज्ञानिक ने कवकों पर बहुत सारा अध्ययन किया। उन कवकों के अध्ययन से के बहुत सारे श्रेय हैं डॉक्टर E.J. बटलर को, इसलिए डॉक्टर E.J. बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। E.J. बटलर को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। यानी जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो आप नाम लेंगे पियर एंटोनियो मैकली, और जब क्वेश्चन आए फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो आप नाम लेंगे E.J. बटलर का। यानी फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी E.J. बटलर हैं। और बात यह भी आती है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वह भी E.J. बटलर ही हैं। और E.J. बटलर नामक वैज्ञानिक ने फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कवकों और कवकों द्वारा जंतुओं तथा पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्णन है। अब आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि फंगस के यानी कवकों के कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं। नंबर 1, कवकों का शरीर अनेक अथवा एक छोटे पतले सूत्रों जैसी संरचनाओं से बना होता है, जिसको हाइफी कहते हैं। बहुत सारे हाइफी मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको कवक जाल अर्थात माइसेलियम कहा जाता है। बहुत से कवक बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, परंतु कुछ कवक ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट और ओल्पीडियम। ईस्ट को सैक्रोमाइसीज भी कहा जाता है। ईस्ट एक ऐसा कवक है जो उन स्थानों पर पाया जाता है जहां कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो ईस्ट और ओल्पीडियम एक कोशिकीय कवक हैं। कवकों के शरीर की जो कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है जैसे कि पौधों में बनी होती है। यह जो कोशिका भित्ति होती है, यह फंगल सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। यानी कवकों के शरीर में पाई जाने वाली यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति फंगल सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। कवक प्रायः सड़े गले मृत स्थानों पर उगते हैं, अर्थात ये मृतोपजीवी होते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और बदले में उसमें रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्यों में जो दाद रोग होता है, वह ट्राइकोफाइटान नामक कवक द्वारा होता है। एस्परजिलासिस जो बीमारी होती है, एस्परजिलस कवक द्वारा होती है। और पौधों में भी बहुत सारे रोग इन कवकों द्वारा होते हैं, जैसे गन्ने में लगने वाला रेड रॉट शुगर केन,
रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोल्टोट्राइकम फल्केटम नामक कवक द्वारा होता है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली में ग्राउंडनट जिसको ग्राउंडनट कहा जाता है उसमें लगने वाला टिक्का रोग यह सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक द्वारा होता है। तो कुछ कवक परजीवी भी होते हैं। यह जीवित जीवों से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और बदले में उसमें रोग भी उत्पन्न करते हैं। और यह संबंध दो विभिन्न जातियों के जीवों के बीच इस प्रकार के संबंध को जिसमें एक जीव दूसरे जीवित जीव से भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है और बदले में उसमें रोग भी उत्पन्न करता है, यह संबंध पैरासाइटिज्म अर्थात परजीविता कहलाती है। बहुत सारे कवक मृतोपजीवी होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कवक हैं जो सहजीवी भी होते हैं, सिम्बियंट्स होते हैं। जैसे इसका महत्वपूर्ण उदाहरण लाइकेन है। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें शैवाल और कवक दोनों ही पाए जाते हैं और लाइकेन के शरीर का वह भाग जिसमें जो कवक बनाते हैं वह माइकोबयांट कहलाता है, माइकोबयांट। परंतु लाइकेन को इसीलिए शैवाक भी कहा जाता है। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें शैवाल और कवक दोनों ही पाए जाते हैं और दोनों ही के बीच बड़ा ही म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लाइकेन में इसके बाहरी सतह पर कवक पाया जाता है जो इसकी सुरक्षा करता है और नमी को अवशोषित करके इस शैवाल को जल की आपूर्ति कराता है। शैवाल चूँकि हरा कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और इस भोज्य पदार्थ से कवक के शरीर का भी पोषण होता है। तो दोनों में बड़ा ही म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है। तो दो विभिन्न जातियों के जीवों के बीच इस प्रकार के संबंध को जिसमें दोनों ही जीव लाभान्वित होते हैं, दोनों ही साथी जीव लाभान्वित होते हैं, यह सिम्बियासिस कहलाता है और वह दोनों जीव सिम्बियंट्स कहलाते हैं, सहजीवी जीव कहलाते हैं। जो कवक होते हैं उनके कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है अथवा ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, तेल बिंदुक इसमें संचित भोज्य पदार्थ होते हैं कवकों के शरीर में। कवकों में जो निषेचन की क्रिया होती है, यानी कवकों में जो रिप्रोडक्शन होता है वह 3 विधियों द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात वर्धी जनन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। यानी कवकों में तीनों ही विधियों द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इसमें विधि है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधि है वह बाई फ्रैगमेंटेशन, विखंडन द्वारा, फ्रैगमेंटेशन द्वारा होती है। और जब कोई भी कवक सूत्र पुराना और बड़ा हो जाता है तो वह बीच से यह टूट जाता है और जितने भाग में वह टूटेगा उतने नए कवक का निर्माण कर लेता है। और एक चीज़ यहाँ यह भी बताऊं कि जो कवक सूत्र होते हैं, कवकों के शरीर की जो निर्माणकारी इकाई होते हैं, यह कवक सूत्र 2 तरह के होते हैं। ए सेप्टेट हाइफी, ए सेप्टेट कवक सूत्र जिसमें बीच बीच में सेप्टम नहीं होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी कवक सूत्र होते हैं जिसमें बीच बीच में पट्ट होते हैं जिसको सेप्टा कहा जाता है। तो इस तरह से कवकों के शरीर की जो सबसे छोटी निर्माणकारी इकाई होती है वह हाइफी अर्थात कवक सूत्र कहलाती है। और कवक सूत्र 2 तरह के होते हैं, ए सेप्टेट
और सेप्टेट, और यही कवक सूत्र मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं जिसको कवक जाल अर्थात माइसीलियम कहा जाता है। और कवकों में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दूसरी विधि है वह है बाइफिशन, विभाजन द्वारा। और बाइफिशन की जो विधि है वह कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण, कोशिकाओं में कॉन्स्ट्रिक्शन बनने के कारण, अंतर्वलन होने के कारण यह कोशिकाएं विभाजित होकर के अलग अलग कवक का निर्माण करती हैं। एक और भी विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिसमें जो जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है। कवकों में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक और विधि है जिसको बाइबडिंग, मुकुलन द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, वह जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है और इन कोशिकाओं से यह आउटग्रोथ बढ़ने लगती है और आउटग्रोथ होते हुए तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। और जब कभी जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में यह आउटग्रोथ, जिसको बड यानी मुकुल कहा जाता है, कलिकाएं कहते हैं, यह टूट करके उस मुख्य कवक से अलग होती हैं और जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए कवक का निर्माण करती हैं। इस तरह की विधि द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रायः ईस्ट सेल में पाया जाता है। कवकों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, और इसमें अलैंगिक जनन बाई जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स और बाई कोनिडिया फॉर्मेशन, बाई कोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। जो यह जूस्पोर्स होते हैं यह मोटाइल संरचनाएं होती हैं और जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में यह मोटाइल जूस्पोर्स छायादार नम स्थानों पर जब रहते हैं तो अंकुरित होकर के नई ईस्ट सेल का निर्माण करते हैं या नए कवक का यह निर्माण करते हैं। लेकिन जो एप्लेनोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं यह जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों तरफ एक मोटा आवरण बना लेते हैं और जब कभी जीवन की अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यही एप्लेनोस्पोर्स, प्रत्येक एप्लेनोस्पोर्स नए कवक का निर्माण करते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है बाइकोनिडिया फॉर्मेशन, जो इसका बीजाणुधर होता है, यानी जो कवकों में बीजाणुधर होता है सबसे इसका शीर्ष भाग होता है, यह फूल करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इस पर बहुत सारे कोनिडिया एक लीनियर फिशन में लगे रहते हैं। और यह जो कोनिडिया लगे रहते हैं यह या तो एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे रहते हैं, अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, अथवा बेसिपिटल सक्सेशन में लगे रहते हैं। और जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में यही कोनिडिया अंकुरित होकर के नए कवक का निर्माण करते हैं। और कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन जो सबसे उच्च कोटि के कवक होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। जैसे ड्यूटेरोमाइसीट्स के सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जो प्रिमिटिव फंगस होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप आती हैं। नंबर 1 प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में 2 कवक कोशिकाओं के आपस में एक दूसरे के करीब आने से इनकी कोशिका भित्तियां सट जाती हैं और जहां यह सटती हैं वहां से इसमें एक ट्यूब बन जाती है, एक नली जैसी संरचना बन जाती है, क्योंकि यह दोनों की कोशिका भित्तियां गल जाती हैं और दोनों ही के केंद्रकों का, दोनों के ही केंद्रकों को छोड़ करके उनके
जीवद्रव्य का सर्वप्रथम सम्मिलन हो जाता है जिसको प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। लेकिन प्लाज्मोगैमी के बाद इसमें एक दूसरी स्टेप आती है जिसको कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में इन दोनों ही कोशिकाओं के, कवक कोशिकाओं के केंद्रक का आपस में सम्मिलन हो जाता है और यह डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है। और जाइगोट में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस क्रिया को कैरियोगैमी कहा जाता है। यानी कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वप्रथम प्लाज्मोगैमी होती है, उनके जीवद्रव्य का फ्यूजन होता है, इसके बाद उसमें कैरियोगैमी होती है अर्थात उनके केंद्रक का फ्यूजन होता है। और जब दोनों कवक कोशिकाओं के केंद्रक का फ्यूजन हो जाता है तो इनसे बनने वाली यह जो संरचना जाइगोट होती है वह डिप्लॉयड हो जाती है। इसके बाद इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आती है जिसको कहा जाता है मियासिस। और मियासिस यहाँ एक रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है और इसमें इस जाइगोट में जो कैरियोगैमी के फलस्वरूप बना है इसमें रिडक्शनल डिवीजन होने लगता है और पुनः यह हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत सारे स्पोर्स में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रत्येक स्पोर्स जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं और नए इस तरह से एक नए कवक का निर्माण होता है। तो इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 स्टेप आते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियासिस। लेकिन ये जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कवकों में वह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आइसोगैमस, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसो मीन्स सेम, सेम माने समान। यह जो 2 कवक कोशिकाएं मिलती हैं, कवक स्पोर्स मिलते हैं, वह बाहर से देखने में एक जैसे लगते हैं, संरचना में एक जैसे होते हैं, आकार में एक जैसे होते हैं, लेकिन फंक्शनली वह डिफरेंट होते हैं। एक नर की भांति व्यवहार करता है और दूसरा मादा की भांति व्यवहार करता है, लेकिन बाहर से देखने में दोनों बिल्कुल समान लगते हैं। इसलिए इस तरह की गैमी को आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और दोनों ही कोशिकाओं में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होती है, फिर इसके बाद मियासिस होती है और स्पोर्स बनते हैं और प्रत्येक स्पोर्स नए कवक का निर्माण करते हैं। जैसे सिंकाइट्रियम में आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कवकों में एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन कवक आल्सो। जैसे एलोमाइसीज, एलोमाइसीज में एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो दोनों ही स्पोर्स होते हैं उसमें एक काफ़ी छोटा होता है जो नर स्पोर्स की भांति व्यवहार करता है और यह चल होता है, मोटाइल होता है, और दूसरा यह अचल होता है और इसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यह एक स्पोर्स इसमें मादा की भांति व्यवहार करता है, दूसरा नर की भांति व्यवहार करता है। जो स्पोर्स नर की भांति व्यवहार करता है वह चल बीजाणु होता है और आकार में छोटा होता है, लेकिन जो मादा की भांति व्यवहार करता है स्पोर्स वह आकार में बड़ा होता है और वह अचल होता है। तो जब इन दोनों का संयुग्मन होता है, इन दोनों ही नर और मादा स्पोर्स का संयुग्मन होता है, तो इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, फिर जो जाइगोट बनते हैं उसमें मियासिस होती है और जो स्पोर्स बनते हैं वह जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे एलोमाइसीज के पौधे में एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कवकों में ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन कवक
इन फंजाई आल्सो, जैसे मोनोब्लिफेरिस में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें जो दोनों स्पोर्स होते हैं यह संरचना, आकृति और फंक्शन की दृष्टि से यह भिन्न होते हैं। एक नर की भांति व्यवहार करता है और दूसरा मादा की भांति व्यवहार करता है, और दोनों में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी होती है। फिर इसके बाद उसके मियासिस होती है, और जो स्पोर्स बनते हैं वह जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पा करके नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। तो जो कवक होते हैं यह प्रायः छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां का टेम्परेचर लगभग 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे स्थानों पर कवक बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करते हैं, और कवक उन स्थानों पर भी तेज़ी के साथ वृद्धि करते हैं जो सड़ी गली मृत वस्तुएं होती हैं। तो अधिकांश कवक मृतोपजीवी होते हैं, परंतु कुछ परजीवी और कुछ सहजीवी भी होते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।